हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 68 बीपीएससी के बाद जो सिलेबस है उसमें काफ़ी परिवर्तन हो गया है और इसमें शॉर्ट नोट्स जब से इन्वॉल्व हुआ है तब से जो क्वेश्चन का डायमेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक हो चुका है। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, ये सभी सेक्टर में शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब आपका जो नया सिलेबस है और क्या क्या संभावना है सिलेबस में, इसकी थोड़ी चर्चा कर लें। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मुख्य रूप से इतिहास सब्जेक्ट के संदर्भ में है और इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हुए हैं और क्या पूछे जाने की संभावना है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इतिहास में। देखिएगा कि पूरे जो इतिहास है उसे हम मोटे तौर पर दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, एक हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है और दूसरा है रिवॉल्ट, फ्रीडम मूवमेंट और पर्सनालिटी। ये इतिहास खंड का दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि आर्ट एंड कल्चर में क्या होगा, रिवॉल्ट में, फ्रीडम मूवमेंट में और पर्सनालिटी में क्या क्या पढ़ने हैं। आर्ट एंड कल्चर में देखिएगा खासतौर पे मूर्ति कला है, स्कल्पचर, पेंटिंग, चित्रकला और स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। तो ये आर्ट एंड कल्चर में हम लोग तीन टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं कि रिवॉल्ट, फ्रीडम मूवमेंट और पर्सनालिटी में कौन कौन से हैं। तो बात करेंगे पहले रिवॉल्ट में। तो रिवॉल्ट में भी मोटे तौर पर तीन चीजों को हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है ट्राइबल रिवॉल्ट, जनजातीय विद्रोह, दूसरा है पीजेंट रिवॉल्ट, किसान आंदोलन और तीसरा है अदर, अन्य जो होंगे वो शामिल है। इसी प्रकार हम फ्रीडम मूवमेंट में देखते हैं क्या क्या है। तो फ्रीडम मूवमेंट को अगर पूरा समराइज कीजिएगा, अगर पूरे चीजों को, तो आपको तीन टॉपिक पढ़ना होगा। इसमें सबसे पहले कि आखिर फ्रीडम मूवमेंट के कारण क्या थे। तो कारण में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है आपका कारण, ठीक है। तो पहला कारण, फिर है इसका इंपॉर्टेंट इवेंट, महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी फ्रीडम मूवमेंट के दौरान घटी है वो, और ये जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये तीन चीजों को हम लोग मोटे तौर में सभी चीजों को इसमें डालकर देखेंगे। अब आइए पहले फिर से करते हैं कि मूर्ति कला, जो फिर से आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। ये तो दो भागों में क्या क्या था उसकी देख चुके हैं। अब मूर्ति कला के अंतर्गत क्या क्या है। तो मूर्ति कला के अंतर्गत देखिएगा मौर्यकालीन मूर्ति कला, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके बाद फिर दूसरा टॉपिक है हमारा पाल कला, ठीक है। पाल कला, पालकालीन मूर्ति कला, मौर्यकालीन मूर्ति कला, पालकालीन मूर्ति कला। तीसरा है गांधार शैली और मथुरा शैली। मूर्ति कला के अंतर्गत ही देखते हैं खासतौर पे उत्तर काल में मूर्ति कला के अंतर्गत दो बड़ी शैलियों का स्कूल का डेवलपमेंट होता है, जिसमें गांधार कला और मथुरा कला इंपॉर्टेंट है। तो वो तीसरा है कि प्राचीन काल में मूर्ति कला का विकास। पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम देखते हैं, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से मूर्ति कला का किस तरह से विकास हुआ है। इसमें हड़प्पा भी आएगा, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता के अंतर्गत भी हम लोग देखेंगे, खासतौर पे गुप्ता पीरियड तक, जिसमें चोल कालीन भी कुछ पॉइंट आ जाएंगे। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए मूर्ति कला के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है फिर आपका चित्रकला। चित्रकला में दो टॉपिक जो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, पटना कलम शैली और मधुबनी पेंटिंग। इसके अलावा मंजूषा शैली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी हो सकता है कि ओवरऑल चित्रकला पर पूछ दे तो बिहार में विविध चित्रकला, जैसे इसमें ये तीनों तो हैं ही, इसके अलावा बावन बूटी है, टिकुली कला है और भी कुछ कलाएं हैं। तो ये सब हम लोग इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद स्थापत्य कला के अंतर्गत अगर बात करें तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला, पालकालीन स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण कला। इसमें तीनों शैली देख लीजिएगा, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। इसमें तुलनात्मक भी दिया जा सकता है, और नागर शैली खासतौर पर नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है वो तो हमेशा से पूछा जाता रहा है, इस शैली की क्या विशेषताएं हैं इन चीजों पर। फिर है स्तूप निर्माण कला, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुहा या गुफा एवं चैत्य निर्माण, इसको संदर्भ में भी देखिएगा। अभी गुहा गुफा देखेंगे लगातार 68 और 69 में पूछा है। तो ये हमारा
स्थापत्य कला के अंतर्गत इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अब इसी में जैसे मौर्यकालीन स्थापत्य कला, पालकालीन स्थापत्य कला, इसमें बौद्ध प्रभाव को भी देखा जा सकता है, बौद्ध प्रभाव। इसी प्रकार पाल में भी बौद्ध का क्या प्रभाव रहा है, ये भी जो पहले पूछा जाता रहा है, इन चीजों को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में मोटे तौर पर दो विद्रोह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लगातार पूछा गया है 68 और 69 में भी, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, संथाल और मुंडा विद्रोह। इसके अलावा ओवरऑल अगर विद्रोह पूछता है कि बिहार में होने वाले प्रमुख जनजातियों के विद्रोह की चर्चा करें, तो उसमें इन विद्रोहों के अलावा ताना भगत है, भूमिज है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एक दो और भी है, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ना, कोल वगैरह, तो वो आप देख सकते हैं। तो एक समराइज पॉइंट ऑफ स्केचिंग कर लीजिएगा। फिर है किसान विद्रोह। किसान विद्रोह में 19वीं शताब्दी में होने वाले किसान विद्रोह, जैसे नील, पवना, दक्कन। इसी प्रकार 20वीं शताब्दी में होने वाले किसान विद्रोह, जिसमें चंपारण, खेरा, वकास, तेभागा, दरभंगा, ये कुछ आंदोलन हुए थे। तो ये 19वीं 20वीं शताब्दी में होने वाले किसान विद्रोह के संदर्भ में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके अलावा किसान विद्रोह और साथ में सहजानंद सरस्वती की क्या भूमिका रही है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट का। इस फ्रीडम मूवमेंट में कारण अगर देखते हैं, जिससे हमने पहले बात किया था कि कारण, महत्वपूर्ण घटना और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन तीन भागों में देखेंगे। कारण में क्या देखेंगे, तो कारण में पहला है आर्थिक कारण क्या था, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण। देखिए कारण कई सारे हैं, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, आज हमारा इसी पर चर्चा रहेगा। तो आर्थिक कारण में देखिएगा, तो आर्थिक कारण में पहला है कि औपनिवेशिक काल में भू राजस्व व्यवस्था, जैसे हम लोग जानते हैं अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, 3 प्रकार की भू व्यवस्था पूरे भारत में अपनाई गई थी। तो इन भू व्यवस्था का क्या कारण है, क्या क्या इसमें प्रावधान थे, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, इन सभी चीजों को देखना होगा और हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के। फिर है नेक्स्ट कृषि एवं औद्योगिक नीति। इसमें देखिएगा कृषि का वाणिज्यीकरण, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, हस्तशिल्प उद्योग का पतन, जिसको भी औद्योगिकरण कहा गया है। तो ये कुछ आर्थिक कारण इंपॉर्टेंट हैं जो आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक कारण। सामाजिक कारण को मोटे तौर पर हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, एक शिक्षा है, दूसरा है सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म जो किया गया था वो। तो शिक्षा में है आधुनिक शिक्षा का प्रसार, आंग्ल वर्सेस प्राच्य शिक्षा, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत मैकाले का, वुड डिस्पैच, शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में, और तकनीकी शिक्षा का विकास। तो ये कुछ शिक्षा के अंतर्गत है जो देखिएगा पूछा जा सकता है यहाँ शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो ये पूरे पॉइंट को आप लोग देख लीजिए। सामाजिक सुधार में देखिएगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इस आंदोलन के कारण क्या थे, स्वरूप कैसा था और इसका क्या परिणाम निकला, ये पूछ सकता है। राजा राम मोहन राय का एक आधुनिक भारत के पिता के रूप में, इसका भी स्केचिंग कर लीजिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में मोटे तौर पर 3 चीजों को देख लीजिएगा। पहला है सहायक संधि जो बहुत इंपॉर्टेंट था, दूसरा है व्यापक सिद्धांत डलहौजी का, ये भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा है चार्टर एक्ट। आज चार्टर एक्ट में आप 1773, 1813, 1833, 1858, 1861, 1892 ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिसको देखना होगा। और इसके बाद का जो अधिनियम, भारत शासन अधिनियम लाया गया, वो आपको प्रभाव स्वरूप होगा। क्यों? क्योंकि जब राष्ट्रीय आंदोलन हुई थी तो उस घटनाओं के बाद ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे सुधार करने का प्रयास किया। इसी में क्रम में देखते हैं कि संवैधानिक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है और उस प्रक्रिया के संदर्भ में कई सारे प्रावधान लाए जाते हैं। उन्हीं प्रावधान को हम लोग भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत देखेंगे। तो बाकी टॉपिक आपका आगे का होगा प्रभाव में। अब देखते हैं इस आंदोलन के दौरान कौन कौन सी घटनाक्रम है जो इंपॉर्टेंट है। तो घटनाक्रम देखते हैं। तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो इसके अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना का स्वरूप है। स्वरूप को लेकर भी बहुत सारे विवाद है, खासतौर पे 2 चीजों को ध्यान रखिएगा स्वरूप में। एक आपका पड़ जाएगा इसमें
सेफ्टी बॉल्व थ्योरी वाला, और दूसरा है आपका त्वरित चालक जो है वो। तो ये दो चीजों को देख लीजिएगा। फिर नरमपंथी एवं गर्मपंथी के बारे में, इनकी आइडियोलॉजी से लेकर हर चीजों को। फिर लखनऊ अधिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था कई कारणों से, तो ये आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन। फिर लाहौर अधिवेशन 1929 का। फिर आपका त्रिपुरी संकट। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिससे शॉर्ट नोट की संभावना बनती है, तो आप इन चीजों को देख लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटनाक्रम में ही बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, यहाँ पर हो सके बंग भंग आंदोलन भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, सभी एक ही चीज है, बंग भंग आंदोलन, इसको देख लीजिएगा। दूसरा है मुस्लिम लीग की स्थापना और उसकी आइडियोलॉजी को लेकर, क्रांतिकारी आतंकवाद, आजाद हिंद फौज, नौसेना विद्रोह। तो ये आपके कुछ स्वतंत्रता आंदोलन के घटनाएं हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में जब गांधीवादी चरण स्टार्ट होता है तो हम लोग जानते हैं कि इसको 2 चरण में देंगे, चरण 1 और चरण 2। तो चरण 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबसे पहले इसमें है रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो ये पार्ट 1 चरण फर्स्ट में आता है गांधीवादी चरण के अंतर्गत। गांधीवादी के दूसरा चरण जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, फिर राष्ट्रीय आंदोलन में विविध वर्ग की भूमिका, और भारत छोड़ो आंदोलन में आजाद दस्ते की भूमिका। ये जो 3 टॉपिक है इसी को यहीं पे चरण 2 में ही जोड़ दिए, क्योंकि लगभग इसमें भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसको एक ही जगह रखा गया है। इस प्रकार अब देखते हैं कि जो आंदोलन हुआ उसके संदर्भ में कई सारे प्रभाव हैं, कई सारे सुधार किए गए, उसके संदर्भ में कई सारे प्रावधान लाए गए थे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन लाया गया था, फिर गोलमेज सम्मेलन हुई थी इसी के दौरान, अगस्त प्रस्ताव, सांप्रदायिकता का विकास 1909, 1919, 1935 का अधिनियम, बेवेल योजना एवं शिमला समझौता, माउंटबेटन योजना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, नेहरू रिपोर्ट, सांप्रदायिक पंचाट, द्विराष्ट्र सिद्धांत, क्रिप्स मिशन। तो ये कुछ पॉइंट टॉपिक हैं जो शॉर्ट नोट्स में विशेष रूप से पूछा जा सकता है। इस संदर्भ में आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ये शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब तो ये रहा आंदोलन का प्रभाव। इसके बाद व्यक्ति परिचय में अगर देखते हैं तो व्यक्ति परिचय में 3 व्यक्ति तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी के सिलेबस में मेंशन किया गया है, उसके संदर्भ में काफी ज्यादा व्यापक होंगे। इसके अलावा और भी कई ऐसे व्यक्तित्व हैं जिससे प्रश्न पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके अलावा अन्य जो हैं जैसे राजेंद्र प्रसाद हैं, उनका क्या योगदान है, जयप्रकाश नारायण का योगदान है, राम मनोहर लोहिया का, वल्लभ भाई पटेल का, भीमराव अम्बेडकर का। कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसके संदर्भ में बीपीएससी पूछ सकती है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और लास्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है बिहार का गठन, और इसके गठन में या स्वतंत्र बिहार की स्थापना में प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, ये पूछा जा सकता है, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका। तो ये कुछ टॉपिक हैं जिसको आप समराइज कीजिएगा, आप बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा, तो हिस्ट्री से प्रश्न नहीं छूटेंगे। दोस्तों लगता है कि हिस्ट्री आसान है, लेकिन विश्वास कीजिए कई ऐसे बच्चे हमें मिले हैं जो 68 और 69 में हिस्ट्री से प्रश्न उनका छूट गया है। क्योंकि देखिए होता क्या है, बिल्कुल उन चीज़ों को आप जब ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ लिखने जाते बैठते हैं तो आपका 2 से 3 पॉइंट ही दिमाग में आता है जो आप पीटी में पढ़े होते हैं, और इन 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर एक लंबा आंसर नहीं लिखा जा सकता है। कोई नहीं, अब समय है, सिलेबस पता है आप लोग को, टॉपिक क्या क्या संभावित है ये भी पता है, तो आप बैठकर घर में पहले टॉपिक को लिखें, उसके अकॉर्डिंग फिर आप पीटी में जो पढ़े होंगे, जो स्तरीय बुक होंगे, उनको फॉलो कीजिए और अपना नोट्स बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कुछ नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ लेकर, और ये सब जो पूछा गया उस पर भी हम लोग धीरे धीरे क्लास के रूप में यूट्यूब पर आते रहेंगे। तो दोस्तों बस वही लाइव सब्सक्राइब कीजिए ताकि और मोटिवेट हो सके आप लोग को पढ़ाने के लिए कि यूट्यूब पर भी क्लास कक्षाएं कुछ स्टार्ट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, नए वीडियो के रूप में हम जल्दी मिलते हैं। ओके, थैंक यू।